Hello everyone, welcome to the first class of Polity by M. Lakshmikant series. We will start with chapter 1 historical background. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है एंड ट्रेड करते करते एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है एंड व्हाट आर द एक्ट्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कैसे दीज एक्ट्स हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन. सो बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर हम पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. सो इन 1599 एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है इन ब्रिटेन बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट जिसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी. इन 1600 उस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन से एक रॉयल चार्टर मिलता है जिससे उसे मोनोपोली मिलती है ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड और भी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ. 1608 में वो पहली बार इंडिया पहुंचते हैं एंड 1611 में वो अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं एट मसूली पटना एंड 1613 में दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं एट सूरत. और अब साथ ही साथ उन्होंने फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करना भी शुरू कर दिया था. एंड जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब कर रही थी तो वो अकेली ऐसी कंपनी नहीं थी, और भी कंपनीज थी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक पोर्टुगीज़, डच, फ्रांस. सो इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर्स लड़ना स्टार्ट किया. आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा अबाउट कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासीज एंड अदर्स. पर इनको सुप्रीमेसी एक्चुअली मिलती है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. एंड इस ट्रीटी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. सो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी वो अब एक टेरिटोरियल बॉडी भी बन चुकी थी. सो अब लॉजिकली देखा जाए तो कंपनी को तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकमिंग वेल्थी इट वॉज द कंपनी ऑफिसर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया. और ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यू टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस वो अब एक डेट में चली जाती है एंड उस डेट को चुकाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के पास जाती है एंड ब्रिटिश क्राउन अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ क्विड प्रो क्यो विच इज़ द लैटिन फ्रेज दैट सिंपली मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, कि एक हाथ आप हमसे लीजिए कुछ और दूसरे हाथ हमको रिटर्न में कुछ दीजिए. सो दे से कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे बट इन रिटर्न हम कुछ एक्ट्स पास करेंगे टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए टू कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी. एंड इन एक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक द कंपनी रूल एंड अदर इज़ द क्राउन रूल. सो जितने भी एक्ट्स रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले पास होते हैं वो कंपनी रूल के अंडर आते हैं एंड जो एक्ट्स रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पास होते हैं वो क्राउन रूल के अंडर आते हैं. एंड ये वो सारे एक्ट्स हैं. 1857 के रिवोल्ट से पहले 6 एक्ट्स पास हुए एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद 7 एक्ट्स पास किए गए थे. रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले के एक्ट्स में कंपनी की पावर्स को टेक ओवर नहीं किया गया था, सिर्फ रेगुलेट किया गया था. बट पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वी माइट लूज़ इंडिया. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ब्रिटिश क्राउन ने पूरा कंट्रोल अब अपने हाथों में ले लिया था. So we will start with the Regulating Act of 1773. So ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू टू रेगुलेट द कंपनीज अफेयर. ऑल्सो ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो उस टाइम पर इंडिया में 3 मेजर प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. वन वॉज बंगाल, अदर वॉज मद्रास एंड द थर्ड वन वॉज बॉम्बे. एंड इनके अपने गवर्नर हुआ करते थे जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हुआ करती थी. बट इस एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की सारी पावर्स को गवर्नर ऑफ बंगाल को ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे अब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. एंड दैट्स वाई वी से दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ. एंड बाकी जो 2 गवर्नर्स थे ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया था. ऑल्सो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो इट वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ऑल्सो एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था जिसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड जिसका फंक्शन था टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी.
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स थे, 4 काउंसिलमैन एंड 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हिमसेल्फ। इसी एक्ट के थ्रू फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा का भी फॉर्मेशन होता है जिसमें 3 जजेस थे एंड 1 चीफ जस्टिस थे एंड सर एलाइजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। सो द नेक्स्ट एक्ट इज़ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियाँ थी, शॉर्टकमिंग्स थी, उन्हीं को रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वॉज पास्ड। तो इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल है वो जो भी कुछ अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कर दिया गया, और हिंदूज़ एंड मुस्लिम दोनों को ही उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न किया जाएगा। एंड दे सेड कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील है वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल पास करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सो द नेक्स्ट एक्ट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड इस एक्ट के थ्रू डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बॉडीज़ के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। वन वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू फॉर्म किया था, एंड अब इस एक्ट के थ्रू एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो अब सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी वो अब सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस को देखती थे। थ्रू पहली बार कंपनी टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब पूरा कंट्रोल मिल गया था ओवर कंपनीज अफेयर, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि अब वो सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स जितने भी हैं कंपनी के वो सुपरवाइज करेंगे। सो द नेक्स्ट एक्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड इस एक्ट ने कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया को बढ़ा दिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। सो अब आगे भी 20 साल तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से आके इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड कर सकती है। ऑल्सो इस एक्ट ने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर्स मिली थी उसे फ्यूचर सभी गवर्नर जनरल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। कॉर्नवालिस थ्रू एक्ट ऑफ 1786 गॉट अ पावर कि गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर मिलेगा जिससे ही कुड इन स्पेशल केसेस ओवरराइड द डिसीजंस जो कि उनकी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल लेती थी। ऑल्सो ही विल ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, जिसका मतलब ये था कि इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके सुप्रीम कमांडर ये होंगे। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो इस एक्ट ने कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया को ख़त्म कर दिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो ब्रिटेन में और भी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको भी इंडिया के साथ ट्रेड अलाउ कर दिया गया। ऑल्सो इसी एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज भी अब इंडिया आ गई थी एंड क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया गया। ऑल्सो वी कैन सी द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड 1 लाख रुपए का सम भी एलोकेट किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। The next act is Charter Act of 1833. This was the last step of centralization. अब तक जितनी भी पावर्स थी ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफ़र हो चुकी थी, एंड दैट इज़ द रीज़न गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड उनको अब सारी ही सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी। सो इस एक्ट से पहले जितने भी लॉज बनते थे उन्हें रेगुलेशन बोला जाता था, बट आफ्टर दिस एक्ट्स जो लॉज बने उन्हें एक्ट्स बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, एंड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को लाने की कोशिश की गई थी, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इतना अपोज किया कि वो हो नहीं पाया। एक लॉ कमीशन लाया गया अंडर लॉर्ड मकॉले टू कोडिफाई इंडियन लॉज, एंड जो कंपनी की मोनोपोली बची थी इन ट्रेड विद टी एंड चाइना उसे भी ख़त्म कर दिया गया। सो नाउ वी विल लुक एट द लास्ट चार्टर एक्ट, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया की शुरुआत हुई, और जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अब अलग अलग कर दिया गया था, एंड जो काउंसिल थी जिसको हम 4+1 मेंबर्स की काउंसिल हमने पढ़ी थी, सो उसमें अब एडिशनल 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था, एंड जिसको हमने लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का नाम दिया। और ये जो 6 मेंबर्स थे उनमें से 4 जो थे वो अपॉइंट किए गए थे थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा।
एंड इसी एक्ट ने कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को भी इंडियंस के लिए स्टार्ट कर दिया था एंड देयर वाज एन ओपन एग्जामिनेशन फॉर दैट। एंड पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसे हम सीपॉय म्यूटिनी एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स जीत तो जाते हैं, बट अब उनके मन में एक डर बैठ जाता है दैट देयर इज़ अ चांस दैट वी माइट लूज़ इंडिया। सो वो पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं एंड जो फर्स्ट एक्ट वो पास करते हैं उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जितनी भी इंडिया में टेरिटरी थी, रेवेन्यू था, पावर थी, अब वो सब कुछ ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दी इंडिया में, और जो गवर्नर ऑफ इंडिया का टाइटल था उसे चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया और ये बोला गया कि ये जो वाइसरॉय हैं वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब हटा दिया गया और एक नए ऑफिस को क्रिएट किया गया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे और इनको पूरी अथॉरिटी दी गई थी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी जिसके चेयरमैन ये खुद हुआ करते थे। Also, this act was known as Good Government for India because it was the first time कि जो authority थी उसके ऊपर आप केस कर सकते थे। The Secretary of State could sue and be sued. Next is Indian Councils Act of 1861. So इस एक्ट के थ्रू representative institutions की शुरुआत हुई और लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब इंडियंस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया गया था। और वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें अब इंडियंस को भी नॉमिनेट कर दिया गया था, बट वो अभी एक नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में थे। एंड इंडियंस जिनको नॉमिनेट किया गया था वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। एंड दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और जो गवर्नर्स थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनको धीरे धीरे करके उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस करना स्टार्ट कर दिया गया था। ऑल्सो दिस एक्ट रिकग्नाइज्ड पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द वाइसरॉय एंड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म हुई फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। मेंबर्स का नंबर बढ़ा दिया गया इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट अभी भी इनके पास कोई पावर नहीं थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहे थे मेंबर्स को एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट कर रहे थे। ऑल्सो इसी एक्ट के थ्रू पहली बार बजट को डिस्कस करने का एंड क्वेश्चन पूछने का राइट मिल गया था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। सो इसमें जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम एंड जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज़ बढ़ा दिया गया, बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज़ अब 16 से 60 मेंबर्स का कर दिया गया था एंड प्रोविंशियल्स में भी बोला गया बट कोई नंबर एलोकेट नहीं किया गया था कि इतने ही मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे। एंड इसी एक्ट के थ्रू पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की भी शुरुआत हुई और अब इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बन चुके थे। जो बजट पे डिस्कशन पिछले एक्ट में हमने देखा कि शुरू हुआ था उसे अब और ज़्यादा एनलार्ज कर दिया गया था। आप उस पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, डिस्कशन भी कर सकते थे एंड इवन रेजोल्यूशंस भी पास किए जा सकते थे। सो अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय एंड द लॉर्ड मोंटेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई इस एक्ट के थ्रू। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिसीजन जो होगा वो गवर्नमेंट लेगी विद द हेल्प ऑफ एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट में जो डिसीजन होगा वो गवर्नर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, ये वाले टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया। वेयर एज रिजर्व सब्जेक्ट्स में
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पुलिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस एक्सेट्रा, इन सबको ऐड किया गया। बाईकैमरलिज्म की शुरुआत हुई सेंटर में। सो 2 हाउस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, विच इज़ what we still practice कि अपर हाउस दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी भी हमारे इंडिया में वही सिस्टम है। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस हुए लिमिटेड फ्रेंचाइज का। कुछ इंडियंस जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी एंड जो लोग टैक्स भरते थे उन्हें वोट करने का राइट मिल गया। ऑल्सो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया, जो कि हमने देखा कि पिछले एक्ट में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उसका रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दिया गया, यानी कि सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस, अब वो सबको अलग अलग इलेक्टोरेट मिलने लगा। इसी एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट, और ये बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल के बाद आएगा जो कि ये बताएगा कि इस एक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड दैट स्टैट्यूटरी कमीशन वॉज साइमन कमीशन विच वॉज सपोज टू कम इन 1929, बट वो 2 साल पहले 1927 में ही आ जाता है। So the next act is called the Government of India Act 1935 and this is the most important act passed by British government. हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी सारा पार्ट हमने इसी एक्ट से लिया है। एक ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, बट प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं करती हैं, सो फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। पावर का डिविजन हो जाता है 3 पार्ट्स, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट के अंदर आते हैं उसको गवर्न करना और उस पर लॉ बनाने का जो काम है वो सेंट्रल काउंसिल के पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल लिस्ट में आते हैं उसको गवर्न प्रोविंशियल काउंसिल करेगी, एंड मतलब लाइक उस पर लॉ भी प्रोविंशियल काउंसिल बनाएगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उस पर लॉ दोनों ही बना सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। फेडरल लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 सब्जेक्ट्स थे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 36 सब्जेक्ट्स थे। डायरकी को ख़त्म कर दिया गया एट प्रोविंशियल लेवल एंड स्टार्टेड एट सेंट्रल लेवल, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई। एंड टोटल 11 प्रोविंसेस में से जो 6 प्रोविंसेस थे उनके पास अब 2 हाउसेस थे, जो कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस था। एंड इनके पास अब अपना खुद का अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विच इज़ प्रेजेंटली विधानसभा एंड विधान परिषद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ। फेडरल कोर्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया एंड 2 नए प्रोविंसेस दैट इज़ उड़ीसा एंड सिंध क्रिएट किए गए। फेडरल रेलवे अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया। सो दिस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि 30 जून 1948 को इंडिया में ब्रिटेन रूल ख़त्म हो जाएगा। एंड ऑन 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन अपना माउंटबेटन प्लान बताते हैं फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन डिक्लेयर कर दिया जाता है। वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिसेस को अबॉलिश कर दिया जाता है एंड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का क्रिएशन होता है, वन इज़ इंडिया, वन इज़ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये फ्रीडम मिलती है कि वो जैसा चाहें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई कि वो चाहें तो इंडिया से मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान से मिल सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंट रहने की भी फ्रीडम उन्हें दी गई। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसका मतलब है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जा रहा है तब तक इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्न किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। एंड 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ कोई भी एक्ट इंडिया या पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वॉज इट, दीज वर द एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन एक्ट से हमने काफ़ी कुछ अडेप्ट किया है अपने प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वी आर डन विद द चैप्टर, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस।
So let's see question number 1. Which one is not a feature of Regulating Act 1773? इनमें से कौन सा Regulating Act 1773 का feature नहीं है? So option A, Board of Control to manage the political affairs was established. Court of Directors was created to report the revenue, civil and military affairs in India. It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and Governors of Bombay and Madras subordinated to the Governor General. And option D, it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents from the natives. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. हमने पहले पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपॉइंट होती है जो कि रिपोर्ट करता है रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. फिर ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो करेक्ट. गवर्नर ऑफ बंगाल को सारी पावर्स मिल जाती है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की, एंड वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं. And option number D is also correct because British government through Regulating Act of 1773 कंपनी ऑफिसर्स को ये मना करते हैं कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ना कि किसी भी तरीके का ब्राइब या प्रेजेंस लेंगे इंडियन नेटिव्स से. सो दैट लीव्स अस विथ ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. ये हमें पता है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी ये बॉडी. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. Now let's look at question number 2. Which of the following act is also called the Act of Settlement? इनमें से कौन से एक्ट को हम Act of Settlement कहते हैं? ऑप्शन ए, Regulating Act of 1773. ऑप्शन बी, Amending Act of 1781. ऑप्शन सी, Pitt's India Act of 1784 and Charter Act of 1833. सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो भी गलतियाँ थी उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास किया गया था, एंड इसी वजह से अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? A. It distinguished between the commercial and political functions of the company. B. A new body, Board of Control, was established to manage the political affairs. It established a system of double government. And D. First time it recognized the political and administrative functions of the company. So option B is absolutely right. अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि इसी एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था. ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो करेक्ट. इसी एक्ट के थ्रू कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिवाइड किया गया था. So it established a system of double government, that is board of control and court of directors. So that leaves us with ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. विच एक्ट वॉज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया? A. Regulating Act 1773. B. Pitt's India Act 1784. C. Charter Act 1833. And D. Charter Act of 1853. So final steps towards centralization. यानी कि अब तक जितनी भी पावर्स हैं गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मिल चुकी है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं. एंड ये हमने किस एक्ट के थ्रू देखा था? सो इट वॉज थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was the final step towards centralization in British India. Question number 5. Which of the following acts made the first attempt to associate Indians with the law-making process? Option A, Charter Act 1853. Option B, Government of India Act 1858. Option C, Indian Councils Act 1861. And option D, Government of India Act 1909. सो हमने पढ़ा था दैट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इंक्लूड किया गया था, एंड वाइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को अब नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया गया था. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 6. Consider the following statements regarding the Government of India Act 1919. So first option is it demarcated the central and provincial subjects separately and relaxed the central control over provinces.
Option 2, it established the two ties governing system in India by separating out the central and provincial subjects. Option C, provincial subjects were further divided into two parts, transferred and reserved. Option 4, transferred subjects were administered by the governor with the aid of the executive council without being responsible to the legislative council. And fifth statement is reserved subjects were administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. So which of the above statement is or are true regarding the Government of India Act 1909? So we know that option number 4 is wrong, बिकॉज जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो एडमिनिस्टर किए जा रहे थे बाय द गवर्नर बट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ लिखा है विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड द सेम गोज फॉर स्टेटमेंट नंबर 5. जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो एडमिनिस्टर किए जा रहे थे बाय द गवर्नर but with the aid of executive council and not ministers, and they were not responsible to the legislative council. तो ये दोनों options गलत हैं. Statement number 3 is right. इस एक्ट के थ्रू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इज़ रॉन्ग बिकॉज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू सेपरेट होते हैं. एंड ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट. So statement 1 and statement 3 are right, which leaves us with option number B, that is 1 and 3. So option B is the correct answer. Alright everyone, that's all for today's session. इस सेशन का PDF I will be uploading on the Telegram channel. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. And if you understood the explanation and found the video helpful, please subscribe to the channel and share it with your friends, and let me know your thoughts in the comment section. Thank you.